तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर का वेलकम कर रही थी, पूरी दुनिया में न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस चल रही थी, तो तभी जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक हिट करता है। और ये सिर्फ एक अर्थक्वेक नहीं था। इस एक दिन के अंदर जापान ने 155 डिफरेंट अर्थक्वेक्स को फेस किया। इस अर्थक्वेक की वजह से समंदर में 1.2 मीटर ऊंची लहरें उठी, जो कि जापान के वेस्ट कोस्ट से जाके टकराई। और जो जापान की सुनामी एजेंसी है, उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी, जिसको बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन जापान के लिए ये 2 दिन बहुत मुश्किल गुजरे। अब 2 दिन की बात मैंने क्यों की, एज ऑफ 2 जनवरी जापान एक फर्स्ट एड एयरप्लेन रेडी कर रहा था अपने जो अर्थक्वेक वाले इलाके हैं वहां भेजने के लिए। लेकिन उनके एयरपोर्ट पर वो एक पैसेंजर तैयारे से टकरा जाता है। लेकिन उसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। जो दूसरे प्लेन में 235 पैसेंजर्स थे, उनको इजिली वहां से निकाल लिया गया। लेकिन जो फर्स्ट एड एयरप्लेन था, उसके अंदर जो 5 लोगों का क्रू था, उनमें से सिर्फ एक उनका कैप्टन बच सका। जो बाकी 4 थे, उनकी मौके पर डेथ हो गई। तो यहाँ से अब हमारे ज़हन में 2 सवाल आते हैं। पहला, कि जापान में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? और सेकंड, जापान इन अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या करता है? तो पहले देखते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन, कि जापान में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? तो पहले समझते हैं कि दुनिया में अर्थक्वेक्स ही क्यों आते हैं। तो आपको पता होगा कि अर्थ की जो टॉप मोस्ट बॉटम लेयर है, उसके अंदर कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं। वो प्लेट्स स्लो स्लो मूव करती रहती हैं 24/7। जब उनकी मूवमेंट थोड़ी तेज हो जाती है, तो अर्थक्वेक्स आते हैं। अब इन प्लेट्स का जो ग्राफिकल एक डिजाइन है, और अनफॉर्चुनेटली जापान बिल्कुल उसके सेंटर में आता है। अभी आप ये मैप देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि जापान इन 4 अलग अलग प्लेट्स के सेंटर में आता है। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, कि जापान इन अर्थक्वेक से निपट कैसे रहा है? क्योंकि जापान एक बहुत मॉडर्न कंट्री है, उसने बहुत तरक्की की है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सुनामीज और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स भी इसी मुल्क में देखने को मिले हैं। अब सुनामी जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, ये लफ्ज भी बेसिकली जापान से ही निकला है। स्टार्टिंग में जब न्यूज़पेपर आए और जापान की सुनामी की खबरें दुनिया में फैलने लगी, तो ये सुनामी लफ्ज फिर उसके बाद जाकर दुनिया में मशहूर हुआ। तो अब हमारा दूसरा सवाल, कि जापान इन अर्थक्वेक से डील कैसे कर रहा है? तो इन अर्थक्वेक से डील करने के लिए जापान ने 3 मैंडेटरी डिजाइन रखे हुए हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है, वो है ताइशीन स्टैंडर्ड। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने फैमिली बेस हाउस बनाने हैं, उनको प्रॉपर बताया जाता है कि आपकी जो वॉल की थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए, जो रूफ की थिकनेस है वो उतनी होनी चाहिए, और नीचे जो बीम्स हैं वो इतनी होनी चाहिए। तो दूसरा है हमारे पास साइशीन। अब साइशीन क्या चीज है? ये है बेसिकली टॉल बिल्डिंग्स के लिए। इनमें गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कहा गया है कि आपने अपनी जो बिल्डिंग है उसके अंदर जंपर्स लगाने हैं, ताकि जब अर्थक्वेक आए, तो उस जो मूवमेंट है वो आपकी बिल्डिंग बर्दाश्त कर सके। तो तीसरा और सबसे एडवांस और सबसे स्ट्रिक्ट जो इनका स्टैंडर्ड है, वो है मेंशन स्टैंडर्ड। अब इस स्टैंडर्ड में क्या है, बड़ी जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, उनको उनकी जो अंडरग्राउंड में ऐसा काम किया जाता है कि उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है जमीन के साथ से। मतलब नीचे की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट का अपर मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो जब जब अर्थक्वेक आता है, नीचे की मूवमेंट को वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और ऊपर की बिल्डिंग एज इट इज खड़ी रहती है। तो टोक्यो की एक मशहूर बिल्डिंग स्काई ट्री, जिसका नाम तो आपने सुन रखा होगा, 2011 के इतने भयानक अर्थक्वेक के बावजूद भी ये बिल्डिंग एज स्टिल खड़ी है, क्योंकि इसको इस तीसरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है। जब भी अर्थक्वेक आता है, तो इसका जो नीचे का ग्राउंड लेवल है वो मूव करता है, और जितना अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और बिल्डिंग स्टिल खड़ी रहती है। तो यही वजह है कि जापान आज इतना मशहूर है और इतनी तरक्की कर रहा है। तो भाई, ऐसे मजीद फैक्ट्स, ऐसी मजीद वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते जाना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती